तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कार्डियक अरेस्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आईसीयू में। तो इमरजेंसी कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोई भी बंदा अभी कार्डियक अरेस्ट वाला, कार्डियक अरेस्ट, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस with absent pulse, with absent major pulse जैसे करोटिड आर्टरी, with absent pulse and no breathing। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें अपने को दिखती हैं। सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब बंदे का कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा, मतलब उसको अपने सराउंडिंग का कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अनकॉन्शियसनेस। उसके बाद अब्सेंट पल्स और नो ब्रीदिंग। तो मतलब यहाँ पे तीन चीज़ें हो जाती हैं। तीन चीज़ें क्या हो जाती है कि बंदा कैसे रहेगा, अनकॉन्शियसनेस रहेगा, नो पल्स, पल्स उसकी नहीं होगी। तीसरा क्या होगा, नो ब्रीदिंग। तो ये ट्रायड आप याद रखो, अनकॉन्शियसनेस होगा, नो पल्स और नो ब्रीदिंग। तो नो पल्स, नो ब्रीदिंग और अनकॉन्शियसनेस। तो ऐसा अगर बंदा आता है तो वो है कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट, वो कार्डियक एब्सेंट होता है। तो भाई सबसे पहले हम लोग कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट में मेन तीन है। तो मेन तीन होता है। पहला होता है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, दूसरा होता है असिस्टोली, है ना, असिस्टोल। तीसरा होता है अपना इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन, है ना। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। अब वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का मतलब गाइस क्या होता है, जो वेंट्रिकल में होती है वहाँ पे एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है। किसमें, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है इन वेंट्रिकल। तो यहाँ पे वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन वेंट्रिकल। ये क्यों होती है गाइस, ये क्यों होती है, यहाँ पे हो सकता है वहाँ पे एमआई हो सकता है पेशेंट में, हो सकता है वहाँ पे इश्केमिया हो। ठीक है, तो एक इसकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल जो होता है ना, वेंट्रिकल जो होता है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, वेंट्रिकल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। अब ये वेंट्रिकल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड पुश नहीं होगा, मतलब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड बॉडी में जाता है। तो अब ये जब जो ब्लड है वो ब्लड बॉडी में पुश नहीं होगा, ब्लड आगे नहीं जाएगा। तो ब्लड आगे नहीं आएगा तो ब्लड ब्रेन में भी नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से बंदा क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। और दूसरी बात, अब ब्लड नहीं जा रहा है तो वेसल में जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से पल्स प्रेशर जनरेट होता है। तो वहाँ पे पल्स भी क्या हो जाएंगे, अब्सेंट। तो पल्स क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। तो इसकी वजह से होता है कि वेंट्रिकल फिब्रिलेशन मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन वेंट्रिकल। तो उसकी वजह से वेंट्रिकल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब वो ब्लड पूरे अच्छे से बॉडी में पुश नहीं करेगा, तो ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा, तो अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी बंदे में। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होगा, पल्स अब्सेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड ही नहीं जा रहा है तो प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा, तो पल्स अब्सेंट हो जाएगी, है ना। ये हो गया। तो ये हो गया गाइस, ये तो इसका मेनली कॉज क्या होता है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का, एमआई और इश्केमिया। असिस्टोल का मतलब यहाँ पे वेंट्रिकल जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। वेंट्रिकल यहाँ पे कैसा था, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो इसका गाइस क्या होता है ना, इसका क्या होता है, ड्यू फेलियर ऑफ कंडक्शन कि मतलब जो मैं ऐसे नोड से एवी नोड, फिर बंडल हाफ फीस, फिर परकिंजे फाइबर, ये जो है ना फेलियर ऑफ कंडक्शन हो जाता है। तो वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आगे की तरफ जाएगी नहीं, ऐसे नोड से एवी नोड में, फिर एवी नोड से कहाँ जाती है, बंडल ऑफ हीस में। ठीक है, तो जो भी है ऐसे नोड, फिर एवी नोड से एवी बंडल, तो इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीस। तो अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इधर जाएगी नहीं, तो क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, जो है ब्लड जो है आगे जाएगा नहीं, तो अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा बंदा, क्योंकि ब्रेन में ब्लड जा नहीं रहा, तो अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो प्रेशर जनरेट नहीं होगा ब्लड वेसल में, तो पल्स भी क्या होगी, एब्सेंट आएगी। ठीक है, तो पल्स भी क्या होगी, एब्सेंट आएगी। उसके बाद तो इसका मेनली कॉज क्या हो गया, सिस्टोली का फेलियर ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो इसका प्रोग्नोसिस गाइस जो होता है बहुत गंदा होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो। अब यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊँ,
जो ईसीजी रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो होगी, हो सकती है वो नॉर्मल हो और हो सकती है वो नॉर्मल भी हो, या फिर हो सकता है वो यहाँ पे टैचिकार्डिया भी हो, है ना, टैची भी हो, या फिर हो सकता है वो नॉर्मल भी हो। पर यहाँ पे बंदे में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो ईसीजी पे दिखा रहा है, पर उसका पल्स क्या रहेगा, पल्स अब्सेंट होती है। पल्स क्या होती है, अब्सेंस। इसी के लिए बोला पल्सलेस, मतलब पल्स नहीं है फिर भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, तो ये क्या है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब इसका कॉज क्या होता है ना गाइस, इसका कॉज क्या होता है, कार्डियक रैप्चर। इसका मेन कॉज क्या होता है, कार्डियक रैप्चर या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब गाइस क्या होता है ना, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, अब पेशेंट, पहले हम लोग ने डायग्नोज कर लिया कि पेशेंट में है, मतलब पेशेंट में अनकॉन्शियस है, देख लिया। पेशेंट का ब्रीदिंग देखा तो पेशेंट में ब्रीदिंग नहीं है। और तीसरा पेशेंट का पल्स देखा। पल्स अपने को गाइस कौन सा देखना है, कैरोटिड का पल्स। कौन सा देखना है, कैरोटिड। क्योंकि कभी कभी हाइपोटेंशन भी होता है ना, हाइपोटेंशन भी होता है तो छोटी मोटे पल्स तो अपने को नहीं मिलेंगे, तो हम लोग कैरोटिड का पल्स उसमें मिल जाता है। पर अगर सपोज इनकेस कैरोटिड का भी पल्स नहीं मिल रहा है ना, तो वो मतलब क्या है, वो मतलब कार्डियक अरेस्ट है। तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे कैरोटिड में पल्स नहीं दिख रही है और ब्रीदिंग चेक किया, ब्रीदिंग नहीं है, तो हम लोग को स्टार्ट करना है सीपीआर। क्या स्टार्ट करना है, सीपीआर गाइस हम लोग क्यों स्टार्ट करते हैं ना, ये क्या करता है, पुश दी ब्लड इन अ बॉडी। ये पूरे बॉडी में ना परफ्यूजन करता है, पूरे बॉडी में ब्लड भेजता है। सीपीआर जब हम करते हैं तो हमारा मेन एम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को गाइस हार्ट में करेक्ट नहीं करता है, बात ध्यान रखना। दिस नॉट करेक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो भी यहाँ पे हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ख़राब हुई है वो इसको ट्रीट नहीं करता है सीपीआर सिर्फ बॉडी में ब्लड को परफ्यूज कराता है, ब्लड को सर्कुलेट कराता है, ताकि जो मेरा डैमेज है वो ब्रेन डैमेज ना हो। तो इसको सीपीआर को विथिन 2 to 3 मिनट हम लोग को करना रहता है, क्योंकि विथिन 2 to 3 मिनट अगर हम लोगों ने नहीं किया तो पेशेंट का डैमेज हो जाएगा। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में सीपीआर हम लोग को विथिन 2 to 3 मिनट करना है, ताकि उसमें डैमेज ना हो। नहीं किया तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा ब्रेन का। ठीक है, तो सीपीआर मतलब क्या होता है, परफ्यूज। ये किस लिए करते हैं, टू परफ्यूज द बॉडी ऑर्गेन। ठीक है, ये कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में करेक्ट नहीं करता है। अब गाइस एक चीज़ बताऊं, अब इससे मैंने कर दिया। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मैंने ना, मुझे अगर ठीक करना है तो मुझे करना पड़ता है डिफिब्रिलेटर का यूज करना पड़ता है। उसके बाद हमारी हार्ट में जो अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है वो जाके करेक्ट होगी, है ना। तो वो जाके करेक्ट होती है किससे, डिफिब्रिलेटर की वजह से। और इसको हम लोग को करेक्ट करना रहता है विथिन 10 मिनट हम लोग को उसको करेक्ट करना रहता है, नहीं तो ये करेक्ट नहीं होती। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग को करेक्ट करना रहता है विथिन 10 मिनट। ठीक है, तो विथिन 10 मिनट हम लोग को क्या करना रहता है, रिस्टोर करना पड़ता है नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को विथिन 10 मिनट। तो जो भी अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको विथिन 10 मिनट हम लोग को क्या करना रहता है, रिस्टोर करना रहता है बाय द डिफिब्रिलेटर या फिर कार्डियक जो मेडिसिन्स होती हैं उनसे। नहीं तो ये रिस्टोर नहीं होता फिर, अगर 10 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं बताता हूँ, जैसे सीपीआर होता है तो जब सीपीआर हम लोग देते हैं तो सीपीआर जो देते हैं 100 पर मिनट देते हैं, 100 पर मिनट देते हैं। और हम लोग का एक क्या रेशियो क्या होता है, 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन। अब अगर गाइस हम लोग घर पे हैं तो हम लोग माउथ से ब्रीदिंग देते हैं। अगर हम लोग क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में तो एम्बू बैग वगैरह यूज करते हैं, फिर एम्बू बैग वगैरह बैग वॉल मास्क वगैरह यूज करते हैं फिर वेंटिलेशन के लिए। तो 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन, 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन, 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन, 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन। तो हम लोग को ये बोलते हैं ना हार्ड पुश करना है, मतलब हार्ड पुश एंड फास्ट पुश। ठीक है, हम लोग को जल्दी, मतलब क्या बोलते हैं ना, हार्ड एंड फास्ट पुश करना है। मतलब अब देखो गाइस हम लोग इसको करते कैसे हैं, तो इसको मैं बताऊं। ये जो अपना ए वाला हिस्सा है ना, इसको हम लोग रखते हैं जीपी स्टर्नम के जस्ट अबाउ। ठीक है, इसके रखते हैं जीपी स्टर्नम के जस्ट अबाउ। और अभी मैं दूसरा हाथ इसको मैं दिखाता हूँ, मतलब दूसरा हाथ में इसमें लगा नहीं पाऊँगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ये उंगली को आपस में जोड़ के जो दूसरे वाले रहेंगे तो इसको ऐसे कंप्रेस करना, हार्ड एंड फास्ट कंप्रेस करना है। गाइस याद रखना ये ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए, ये कितना डीप जाना चाहिए आपका, ये डीप जाना चाहिए ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर डीप हम लोग को पुश करना है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर के डीप उसको पुश करना है अबाउट द जीपी स्टर्नम। ठीक है, तो 30 पहले पुश करेंगे, देन 2 वेंटिलेट करेंगे, 30 पुश 2 वेंटिलेट। इतना तेज़ करना है कि एटलीस्ट 100 पर मिनट हम लोग उसको पुश कर रहे हैं। तो हार्ड एंड फास्ट पुश करना है, हार्ड एंड
फास्ट पुश करना है। हार्ड मतलब डीप और फास्ट मतलब क्या होता है गाइस, फास्ट मतलब क्या होता है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो 30 CPR और 2 वेंटिलेट, 30 PCR 2 वेंटिलेट, 30 PCR 2 वेंटिलेट, तो 30 PCR 2 वेंटिलेट करना है पेशेंट को, है ना। उसके बाद गाइस मैं आगे बताऊँ कि ये हम लोग देख दिए। यहाँ पे अपना मेन स्टोर जो हम लोग ABC देखते हैं ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं CAB, मतलब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सर्कुलेशन को प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू एयरवे। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्कुलेशन की वजह से मतलब CPR हम लोग करते हैं। उसके बाद गाइस मैं बताऊँ तो मेन जो होता है अपने हॉस्पिटल में, अब हम लोग पेशेंट को आ गया तो सबसे पहले ECG उसका मॉनिटर करते हैं कि क्या है, कि सपोज वेंट्रिकल टैचिकार्डिया है या फिर वेंट्रिकल टैचिकार्डिया होगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा ECG में। अगर असिस्टोल है तो एकदम फ्लैट ग्राफ मिलेगा ECG में, एकदम फ्लैट ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और अगर गाइस सपोज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन है तो वहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट भी हो सकती है ना, या तो वहाँ पे टैचिकार्डिया भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसमें, मतलब कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी ECG नॉर्मल भी हो सकता है, ECG नॉर्मल भी हो सकता है। पर इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन में क्या होगा, पल्स एब्सेंट होगी, पल्स क्या होगी, एब्सेंट, मतलब पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, और अगर एसिस्टोली होगा तो कोई ऐसा फ्लैट मिलेगा, फ्लैट ग्राफ मिलेगा, है ना। ये हो गया। अब ये गाइस मैंने बता दिया। अब याद रखना गाइस, जो भी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है हार्ट में, कभी भी वो CPR से नहीं ट्रीट होती। CPR से बॉडी के ऑर्गन को परफ्यूज करता है, हाँ, वो हम लोग को कार्डियक अरेस्ट के विथिन 2 to 3 मिनट करना रहता है। पर अगर हम लोग को एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिस्टोर करना है, उसको नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट करना है, तो विथिन 10 मिनट करना होता है। और उसके लिए हम लोग DFib और कार्डियक इमरजेंसी मेडिसिन का यूज करते हैं। तो हम लोग गाइस अब देखेंगे सेकंड वीडियो जाएगा उसका, हम लोग देखेंगे कार्डियक मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो कार्डियक मैनेजमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो एक कार्डियक अरेस्ट का जो मैनेजमेंट है इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।